दोस्तों जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो दो ट्रेडिंग सेशन के बाद आज पॉजिटिव क्लोजिंग फाइनल देखने को मिली है और अब लग रहा है कि स्टॉक आने वाले समय में एक नई तेजी के लिए तैयार हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि स्टॉक एक तरफा दौड़ सकता है, क्योंकि अभी भी यहाँ पे बहुत सारी बातें हैं। यहाँ पे बहुत सारे लोग कमेंट्स करके भी लगातार कह रहे हैं कि जियो फाइनेंशियल सर्विस का बिजनेस तो अभी शुरू हुआ नहीं है। तो बात सच है, कंपनी की अभी भी डीमर्जर होने के बाद अपने नए काम की शुरुआत करने जा रही है और फंडामेंटली इस समय वीक भी है कंपनी। ये बात बिल्कुल क्लियरली समझ में आएगी आपको इस वीडियो को देखेंगे तो, कि कंपनी को बहुत सारी प्रॉब्लम भी है, लेकिन ये जो ब्रांड है रिलायंस ये बहुत बड़ा है और जो विज़न है वो उससे भी ज़्यादा बड़ा है और यही इसको बहुत ऊपर तक लेके जा सकते हैं, टॉप पे लेके जा सकते हैं और जो बड़ी बड़ी कंपनियां उनको कंपटीशन फाइट देते हुए कंपनी नंबर 1 भी बन सकती है। तो ये एक आने वाले समय के लिए एक आपका एक बड़ा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, एक तरह से एफडी के बराबर इन्वेस्टमेंट हो सकता है। तो सेहत को समझने की कोशिश करेंगे जियो फाइनेंशियल सर्विस की कि इस समय क्या सिनेरियो है और किसका इन्वेस्टमेंट है, इसके अंदर आने वाले समय आगे क्या संभावना बनेगी, इन सारी बातों को जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम बाज़ार की बात कर ले तो आज BSE सेंसेक्स 66,598 के स्तर पे क्लोजिंग दिया, जहाँ पे 333 पॉइंट की ज़बरदस्त तेजी थी, यानी 0.50% तेजी पे क्लोजिंग दिया बाजार ने। तो काफ़ी शानदार तेजी रही। सुबह शुरुआत जो है वो थोड़ी सी देख सकते हो कि सुस्त रही थी, तेज़ी के साथ हुई लेकिन उतनी बड़ी तेज़ी नहीं थी, लेकिन दिन में क्लोजिंग काफ़ी अच्छी रही है। और BSE फाइनेंशियल सर्विस में तेज़ी उससे भी शानदार थी। आप देख दो कि 9,729 के स्तर पे करीब 0.85% की तेज़ी थी और उसका कुछ पॉजिटिव इफेक्ट बाजार पे देखने को मिला। लेकिन अब बाजार के लिए जो सबसे बड़ी चिंताजनक बात है वो है FI की इन्वेस्टमेंट की स्ट्रेटजी। इस समय FI बाजार में लगातार बिकवाल बने हुए और इस महीने में सिर्फ 1 तारीख को छोड़ के देखें तो वो लगातार बाजार में बिकवाली कर रहे हैं। आप ये देख ही सकते हो कि 4 सितंबर को उन्होंने 3,367 रुपीज़ का बड़ा निवेश अपना बेचा, 5 सितंबर को 1,725 रुपीज़ की बिकवाली कर दी और 6 सितंबर को फिर से 3,245 रुपीज़ का भारी निवेश अपना बेचा और 7 सितंबर को यानी कल 758 रुपीज़ की बिकवाली की और ये लगातार बनी हुई है। और इसी वजह से लग रहा है कि बाजार में अभी भी बड़ी तेज़ी की संभावना नहीं जब तक FI बाजार में पूरी तरह से एक्टिव ना हो जाए खरीदारी के लिए। तो ये बाजार के लिए एक थोड़ी सी चिंताजनक बात जरूर है। लेकिन दूसरी तरफ DI का जो रुझान है वो भी थोड़ा सा मिक्स दिखाई दे रहा है। 4 सितंबर को उन्होंने 2,563 रुपीज़ का शानदार खरीदारी की, लेकिन 5 सितंबर को उनकी खरीदारी घट के 1,077 रुपये तक रह गई और 6 सितंबर को उन्होंने 247 रुपीज़ का माल बेच दिया और आज देखिए 7 सितंबर की उनकी खरीदारी मात्र 28 करोड़ के आसपास है। और इससे ही बाजार की इस संभावना को लग रहा है कि बाजार में करेक्शन आ सकता है, क्योंकि FI तो बिल्कुल इस समय नेगेटिव बने हुए, वो तो बिकवाली कर रहे। दूसरी तरफ DI का भी इतना साथ नहीं मिल रहा है बाजार को, तो बाजार दौड़ेगा कैसे, यानी हो सकता है कि आगे जाके कुछ करेक्शन आए। अब जियो फाइनेंशियल सर्विस की बात करें, स्टॉक की शुरुआत 254 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई क्योंकि क्लोजिंग कल 251 के आसपास थी। इंट्राडे में 255 का हाई भी बना जो काफ़ी अच्छी बात है, लेकिन जो लो है वो 249 का है, यानी इंट्राडे में आप देखें तो स्टॉक गिरावट के साथ भी ट्रेड किया है, लेकिन फिर कुछ बड़े फंडा उसके खरीदारी के दम पे तेज़ी बनी है और अंत में 253 के आसपास क्लोजिंग रही, जहाँ पे 0.68% की तेज़ी देखने को मिली। तो काफ़ी शानदार आज का दिन। वैसे अगर आप देखें तो 1 सितंबर को स्टॉक 245 के आसपास आ गया था 5% के अपर सर्किट के साथ। 4 सितंबर को स्टॉक की क्लोजिंग 253 पर रही, जहाँ पे 3.4% की तेज़ी देखने को मिली और 5 सितंबर को स्टॉक 255 के आसपास क्लोजिंग दी, जहाँ पे 6% की तेज़ी थी। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो 6 सितंबर को स्टॉक में 252 के आसपास आया, वापस 0.9% नहीं लगभग 1% की गिरावट हुई और 7 सितंबर कल 251 के आसपास स्टॉक की क्लोजिंग, जहाँ पे 0.4% की गिरावट थी। तो पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट के साथ में क्लोजिंग हो रही थी, लेकिन आज क्लोजिंग पॉजिटिव हुई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। यहाँ पे देख सकते हो इसकी परफॉर्मेंस 252 का लो है जो बना था डीमर्जर के बाद, जब लगातार गिरावट शुरू हुई, लिस्टिंग के बाद ही स्टॉक नीचे आया और उसके बाद फिर से निचले लेवल से खरीदारी शुरू हुई और इसने 266 का हाई भी बनाया और इस समय स्टॉक 253 के आसपास है। जो इसका लेवल है ये काफ़ी अच्छा है। वॉल्यूम देखें तो पिछले 1 सप्ताह पहले इसका 10 करोड़ का वॉल्यूम था, 6 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी और कल इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 3 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, आज 4 करोड़ का वॉल्यूम हुआ। वॉल्यूम थोड़ा सा कम हो रहा है, स्टॉक सेटल हो रहा है। अगर हम इसके फंडामेंटल की बात करें तो मार्केट कैप बहुत ज़बरदस्त है, 1,61,025 करोड़ का इसका मार्केट कैप है और करंट प्राइस इसकी 253 की है, लो इसका 203 का और हाई 278 का है। स्टॉक का P 6,405 का है।
और इसकी बुक वैल्यू आपको यहाँ पे भी फिलहाल शो नहीं करी क्योंकि नया इसने भी लिस्टिंग दी है। और ROC इसका 0.29% है, ROE 0.19% है, फेस वैल्यू 10 है। तो फंडामेंटल इतने खास नहीं दिखाई देंगे, लेकिन जो सबसे अच्छी बात है कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री है। अब यहाँ पे जो वीकनेस है इसकी, तो एक तो आप देखें तो पिछले 3 साल का जो कंपनी का जो रिटर्न ऑन इक्विटी देखें तो वो 1.83% के आसपास, जो काफ़ी लो है। इसके अलावा देखें तो कंपनी की जो इनकम बताए उसमें देखें तो अदर इनकम जुड़ी है उसमें 10.1 करोड़ की, ये भी आपको खास ध्यान रखना है। इसके अलावा कंपनी की जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो बड़ी है, देख सकते हो कि 1006 डेज थे वो बढ़ के अब 2862 डेज तक पहुँच गया है। तो ये थोड़ी सी वीकनेस है कंपनी की। इसके अलावा कंपनी की लाइबिलिटीज़ ज़बरदस्त बढ़ी है। मार्च 2022 में जहाँ पे 2228 के आसपास थी, वो मार्च 2023 में बढ़ के 24,803 करोड़ के आसपास पहुंची है। तो लाइबिलिटीज़ कंपनी की बढ़ी है। इसके अलावा पिछले 5 साल की इसकी परफॉर्मेंस अगर आप देखें, 5 ईयर के हिसाब से सेल्स 72% पॉजिटिव था, 3 ईयर के हिसाब से -50% और STTM -70%। तो सेल्स निगेटिव बना हुआ है कंपनी का इस समय। प्रॉफिट ग्रोथ की बात करें तो 5 ईयर के हिसाब से 60% पॉजिटिव था, लेकिन 3 ईयर के हिसाब से -52% है और STTM -85%। तो प्रॉफिट में भी भारी गिरावट है। तो कंपनी का देख सकते हो कि सेल्स और प्रॉफिट दोनों ही आंकड़े निगेटिव बने हुए। तो ये जो सारी बातें हैं ये तो आप समझ सकते हो कि इसका जो फाइनेंशियल सेक्टर का बिजनेस था वो अच्छा नहीं करता रिलायंस का, लेकिन अब पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज हो चुका है। ये एक बड़ा बिजनेस अब बन गया है, कंपनी डीमर्जर हो चुकी है। आने वाले समय कंपनी ने अपनी कमर कस ली है, एक नई टीम का ऐलान किया है, केवी कामत इसको लीड करेंगे। और आप समझ सकते हो कि फाइनेंशियल सेक्टर के अलावा इंश्योरेंस के सेक्टर में कंपनी तेज़ी से आगे बढ़ेगी अब, और कंपनी में नंबर 1 पोजीशन बनाने की इन्होंने रणनीति बना ली है। इसके अलावा देखें तो म्यूचुअल फंड के बिजनेस में भी एंट्री हो चुकी है, एसेट रिकंस्ट्रक्शन बिजनेस में एंट्री हुई है। तो ये अब शुरुआत होगी, और इसीलिए ये पुरानी बातें छोड़ के अगर आप इसमें निवेश के बारे में सोचेंगे तो ये टक्कर की कंपनी बनेगी। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि जियो फाइनेंशियल सर्विस अब बाजार में उतर चुकी है, फाइनेंस सेगमेंट में कंपनी आगे बढ़ेगी। अब इसका अगर मार्केट कैप देखें अगर, तो सिर्फ टक्कर में 2 कंपनियां जिसका मार्केट कैप ज़्यादा है वो है बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, जिसकी प्राइस 7,500 और 1,500 के आसपास है। अब जियो फाइनेंशियल जिसकी प्राइस मात्र 253 के है, लेकिन मार्केट कैप इसका 1,61,000 करोड़ के आसपास है। और दूसरी जो कंपनी है वो काफ़ी कम है, बजाज होल्डिंग्स, जिसकी प्राइस तो 7,000 के आसपास है, लेकिन मार्केट कैप मात्र 79,000 करोड़ का है। ऐसे में आप समझ ही सकते हो कि इसके अंदर वो पोटेंशियल है कि ये आने वाले समय में इन सारी कंपनियों को पीछे छोड़ के बहुत तेज़ी से ऊपर बढ़े। प्राइस बहुत नीचे, बहुत अच्छा मौका है। आप ये देख ही सकते हो कि इस सेक्टर की जो कंपनियां हैं स्पेयर कंपनियों की तुलना में ये तो बहुत नीचे इसकी प्राइस है। डेफिनेटली ये स्टॉक बहुत ऊपर जा सकता है। यहाँ पे कुछ बड़े म्यूचुअल फंड का निवेश है जो पहले अभी चेंज हो चुके हैं। तो यहाँ पे HDFC इंडेक्स, S&P BSE इंडेक्स ने भी यहाँ पे 1.13% की होल्डिंग ली हुई है, लेकिन क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की भी यहाँ पे 1.03% की होल्डिंग है। HDFC इंडेक्स फंड की करीब 1.01% की होल्डिंग है, और UTI निफ्टी 50 इंडेक्स फंड की 1.01% की होल्डिंग है। ये आंकड़े पहले के, इसमें आप देख सकते हो इंडेक्स से बाहर निकलने के बाद काफ़ी म्यूचुअल फंड अपनी होल्डिंग कम भी की होगी। SBI निफ्टी 50 ETF ने भी यहाँ पे देख सकते हो कि करीब 1,64,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। SBI S&P BSE सेंसेक्स ETF ने 98,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। HDFC बैलेंस एडवांटेज फंड का 60,006 ने 41 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। SBI इक्विटी हाइब्रिड फंड रेगुलर ने यहाँ पे 59,810 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अलावा ICICI प्रूडेंशियल बैलेंस एडवांटेज का 48,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है। तो ये आप देख सकते हो कि इंडिया के काफ़ी बड़े म्यूचुअल फंड का निवेश है, लेकिन जैसे कि अब इसको इंडेक्स से बाहर किया गया तो काफ़ी इसमें म्यूचुअल फंड है उनकी होल्डिंग कम भी हुई होगी। तो उससे कोई चिंता की बात नहीं, आने वाले समय बड़े बड़े म्यूचुअल फंड जम के खरीदारी करेंगे। यह एक लंबी रेस का घोड़ा है, आने वाले समय आपको ये मालामाल कर देगा। तो लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके आपको इस समय इन्वेस्टमेंट कर लेना चाहिए। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़ा ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जो कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।